हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है, इस पर हम अगेन हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए मैं आपके साथ ऑलरेडी 2 लेक्चर शेयर कर चुकी हूँ। तो लास्ट के इन 2 लेक्चर्स का लिंक भी मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी। अगर आपको लेक्चर्स की नीड है तो आप वहां से जाके देख लीजिएगा। इसके अलावा भी अगर आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो भी आप उस लिंक के थ्रू जाइएगा, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे लेक्चर नंबर 3 पे। और आज के इस 3rd लेक्चर में हमने काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो कि जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है एज अ शॉर्ट नोट। तो आपको आज डिस्कस करना है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन अ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो देखिए मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, 4 टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 पे क्लियर करा दी थी। आज हमने ये बात करनी है कि अगर हम किसी सब्सटेंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बना रहे हैं तो वहां पे सॉल्वेंट का क्या इफेक्ट होगा। तो जनरली होता क्या है, मैं आपको जिस रफली इतना बोलती हूँ, देखो पहले कि आप अगर कोई सब्सटेंस ले रहे हैं, आप किसी सब्सटेंस को एज अ सैंपल मॉलिक्यूल के फॉर्म में ले रहे हैं यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल के साथ एक सॉल्वेंट को भी ऐड करते हैं अपने सैंपल को स्टेबलाइज करने के लिए। अब देखिए आपने अपने सैंपल के लिए, ये जो आपका सैंपल है, आपका जो मॉलिक्यूल है, इसके लिए तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बनाया, बट ये सॉल्वेंट की प्रेजेंस आने की वजह से आपके सैंपल के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाता है। तो वही चीज हमने डिस्कस करनी है। मतलब सिंपल सी बात ये है, आपको एक सैंपल मॉलिक्यूल का आपको पता है क्या बनाएंगे, स्पेक्ट्रा बनाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन कराएंगे और इसके लिए स्पेक्ट्रा बनाएंगे। ओके, बट होता ये कि ये जो आपका सब्सटेंस है, ये जो आपका सैंपल है, इसे स्टेबलाइज करने के लिए जनरली हम बाहर से एक सॉल्वेंट भी ऐड करते हैं। अब देखिए आपके पास तो डिफरेंट टाइप की सॉल्वेंट है, तो होगा ये कि जब भी आप इस सॉल्वेंट को भी अपने सैंपल के साथ ऐड करोगे तो ये सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है आपके सैंपल की स्पेक्ट्रम पे, जिसके वजह से स्पेक्ट्रा क्या है, डिस्टर्ब भी हो सकता है, कोई एडिशनल पीक आपको मिल गई, कुछ भी चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे हमने यही बात करनी है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन करके जो स्पेक्ट्रा मिल रहा है उसमें आपको क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे जब भी आप सॉल्वेंट डालेंगे। एंड देन लास्टली मैं दोनों टाइप के सॉल्वेंट की, पोलर नॉन पोलर विद एग्जांपल, स्पेक्ट्रा वगैरह सारी चीजें डिस्कस कराऊंगी। एंड देन लास्टली हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमको क्या है, एक प्रॉपर स्पेक्ट्रा अगर हमने बनाना है किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल का, तो हमें किस टाइप के सॉल्वेंट की नीड है, कौन सा आपका आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्वेंट रहता है, क्या आइडियल सॉल्वेंट की क्वालिटीज रहती हैं, क्या क्या वो क्वालिटीज पूरी करनी चाहिए, वो सारी चीजें भी हम क्या है लास्टली डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो बस इतना सा पोर्शन आपने कवर करना है आज के लेक्चर पे, लेकिन टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज एग्जाम में एज अ शॉर्ट नोट पूछा जाता है, इसलिए ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी। ठीक है, तो देखो सिंपल सा लेक्चर है, सिर्फ थ्योरी है, थोड़ा सा चीजों को समझने की नीड है, डेफिनेटली आपको क्लियर आ जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। देखिए लेक्चर को कुछ इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली मैं आपको इंट्रोडक्शन पे बात कराती हूँ। इंट्रोडक्शन पे ज्यादा कुछ नहीं बोलना है, इंट्रोडक्शन पे जस्ट हम बताएंगे इतना कि हाँ सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। एंड देन जब हम लोग इंट्रोडक्शन कवर कर लेंगे देन मैं आपको पर्टिकुलरली बताऊंगी कि कैसे सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ता है ट्रांजिशन पे, या फिर आप बोल सकते हो स्पेक्ट्रा पे, विथ एग्जाम्पल हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ एक रफली मैंने आपको एक पीछे का मटेरियल भी बताना है जो कि आपके सिलेबस में दिया नहीं है, बट आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे सॉल्वेंट का इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो उसको भी मैं आपको रफली डिस्कस करा दूंगी। ओके, तो स्टार्ट करें लेक्चर को, चलिए ठीक है। तो ध्यान से सुनेगा। फर्स्टली इंट्रोडक्शन में आपको जस्ट 4 पॉइंट बोलने हैं, तो वो 4 पॉइंट क्या है। तो पहला पॉइंट आपको ये बोल रहा है, ये बोला गया है द सॉल्वेंट एक्सर्ट अ प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन अ क्वालिटी एंड द शेप ऑफ स्पेक्ट्रम। तो देखो जो मैंने बोला वही चीज ये भी बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो आपका सॉल्वेंट होता है इसका क्या होता है, एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ता है किसके ऊपर, आप जो कोई आपका जो ये सैंपल मॉलिक्यूल ले रहा है, ये जो सैंपल है इसमें आप ट्रांजिशन कराएंगे, ट्रांजिशन के बाद स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो उस स्पेक्ट्रा की क्वालिटी एंड शेप पे, यानी कि वो किस क्वालिटी का आपका स्पेक्ट्रम बन रहा है, कैसी उसकी शेप है, इसका क्या होता है, ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, आपके सॉल्वेंट पे, बिकॉज सॉल्वेंट का क्या होता है, एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ता है आपके स्पेक्ट्रा की क्वालिटी एंड शेप पे। ओके, अब ऐसी एक और चीज नीचे लिखी हुई है, ये बोल रहा है द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड पर्टिकुलरली अपॉन द सॉल्वेंट दैट हैज बीन एम्प्लॉयड टू स्टेबलाइज द सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आप किसी सब्सटेंस का, ये हमारा सब्सटेंस है, अगर मैं इसके लिए एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बनाना चाहूंगी तो इस सब्सटेंस का जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो टोटली किस पे डिपेंड करेगा, उस सॉल्वेंट पे जिसको मैं ऐड करूंगी अपने सैंपल के साथ, अपने सब्सटेंस के साथ, बिकॉज सॉल्वेंट को ऐड करना जरूरी है। सॉल्वेंट का काम होता है सब्सटेंस को यानी कि सैंपल को स्टेबलाइज करना। तो अगर मैं सैंपल को स्टेबलाइज करने के लिए सॉल्वेंट डालती हूँ तो सॉल्वेंट का क्या होता है, एक बोल सकते हो एक प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस पड़ता है, एक गहरा असर पड़ता है
आपके सैंपल मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा के ऊपर, ट्रांजिशन के ऊपर। तो हम बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा जो किसी भी सब्सटेंस का है वो किस पे डिपेंड करता है पर्टिकुलरली, कि आप कौन सा सॉल्वेंट ऐड कर रहे हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो देखिए अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अब ये आपको बताएगा कि सॉल्वेंट का कैसा इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पे। तो सुनिएगा, ये बोल रहा है अ कंपाउंड में एब्जॉर्ब अ मैक्सिमम रेडिएशन एनर्जी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ इन अ वन सॉल्वेंट बट शेल एब्जॉर्ब अ पर्टिकुलरली एट अ सेम वेवलेंथ इन अनदर सॉल्वेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब आप एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे हमने एक सैंपल मॉलिक्यूल लिया है जो है एसीटोन, ठीक है। तो मैंने दो केस लिए हैं, दोनों केस में मेरा सैंपल मॉलिक्यूल सेम है जो है आपका एसीटोन। लेकिन एसीटोन को जो मेरा सैंपल मॉलिक्यूल है इसे स्टेबलाइज करने के लिए जब मैंने सॉल्वेंट लिया तो एक बार मैंने सॉल्वेंट कैसा लिया, नॉन पोलर, एक बार मैंने सॉल्वेंट कैसा लिया, पोलर। तो देखो हमारा सॉल्वेंट क्या है, वरी कर रहा है, लेकिन हमारा सैंपल तो सेम है। तो देखो हुआ ये कि जब मैंने एसीटोन को नॉन पोलर सॉल्वेंट विच इज n-हेक्सेन के साथ लिया तो मुझे लैम्डा मैक्स क्या होता है, देखिए लैम्डा मैक्स वगैरह को मैं अभी आपको और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी जब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलूंगी, बिकॉज ये जो पॉइंट्स हैं ये आपके सिलेबस में दिए नहीं है तो ये चीजें स्किप हो जाती है, इसलिए मैं आपको ऐड कराते चलूंगी जो जो पॉइंट आते रहेंगे। तो देखो लैम्डा मैक्स को अभी के लिए तो फिलहाल मैं इतना बोल देती हूँ। आपका होता क्या है, जब भी आप यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं जो आपका स्पेक्ट्रा बनता है वो किसके करस्पॉन्डिंग बनता है, ये जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट होता है इस पर आप एब्जॉर्प्शन लेते हैं कि कितना एब्जॉर्प्शन हुआ, क्योंकि हमें पता है ये आपकी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपका सैंपल मॉलिक्यूल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो एक साइड हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन वर्टिकल साइड और हॉरिजॉन्टल साइड हम लोग लेते हैं वेवलेंथ, ठीक है, कितना आपका वेवलेंथ का एब्जॉर्प्शन हुआ। तो होता ये कि अगर मैं बोलूं यहाँ पे जो आपका स्पेक्ट्रा है इसकी पीक कुछ इस टाइप की आई है, ठीक है। तो देखो जो लैम्डा मैक्स होता है, लैम्डा मैक्स आपको वो वैल्यू होती है जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होता है। तो देखो अगर मैं एब्जॉर्प्शन की बात करूं तो इस पॉइंट पे मेरा एब्जॉर्प्शन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये जो मैक्सिमम पोजीशन में एब्जॉर्प्शन हुआ है उसके करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम, लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स क्या होता है, लैम्डा मैक्स वो पॉइंट होता है जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। वेवलेंथ का वो पॉइंट जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाता है उसे बोलते हैं लैम्डा मैक्स। तो होता क्या है, अगर आप एसीटोन जो आपका सैंपल मॉलिक्यूल है इसे आप नॉन पोलर सॉल्वेंट n-हेक्सेन के साथ देखेंगे तो वहां पे आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, 279 nm, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो है 279 nm, कुछ इस टाइप की, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा अगेन, अब मैंने दूसरा केस लिया, दूसरे केस में भी मैंने सैंपल मॉलिक्यूल तो एज इट इज लिया, एसीटोन ही लिया। अब लेकिन एसीटोन को जो मैंने सॉल्वेंट के साथ ऐड किया इसे स्टेबलाइज करने के लिए वो एक पोलर सॉल्वेंट है विच इज वाटर। तो देखो वाटर के लिए यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई वो कितनी आई, 264.5 nm। तो देखो आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट हुआ, यानी कि ग्राफ आपका पहला वाला ऐसा बना था, दूसरा वाला कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी कि आपको जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है इसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट देखने को मिला, 264.5 nm की वैल्यू आपको देखने को मिली। तो देखो आपका सैंपल तो एक ही है, जिसको आपने इन्वेस्टिगेट करना है वो सेम है, एसीटोन एसीटोन, लेकिन आपने वरी क्या कर दिया, सॉल्वेंट। एक बार आपने नॉन पोलर लिया n-हेक्सेन, एक बार आपने पोलर लिया वाटर। तो आपको क्या देखने को मिला कि एक ही सैंपल का आपको डिफरेंट टाइप का स्पेक्ट्रा मिला। ये एक रफ स्पेक्ट्रा मैं आपके सामने रखी हूँ। तो ये देखो हमको क्या क्या मिला, दो टाइप के स्पेक्ट्रा मिले, एक ही सैंपल मॉलिक्यूल के लिए दो स्पेक्ट्रा मिले। किसके बेसिस पे, क्योंकि हमने सॉल्वेंट को वरी कर दिया तो सॉल्वेंट के बेसिस पे हमारी लैम्डा मैक्स की वैल्यू भी वरी हो गई। तो यही चीज हमने डिस्कस करना है। देखो ये जो पीक आई है, ये जो स्पेक्ट्रा बना है वो किसकी वजह से बना है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से आपको स्पेक्ट्रा मिलता है। तो देखो आपका स्पेक्ट्रा वरी कर रहा है, इट मीन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी वरी कर रहा है। तो हमने यही चीज देखना है कि कैसे, अभी तो मैंने दिखाया होता है, अब हम बात करेंगे कैसे आपका जो सॉल्वेंट है उनको वरी करने से आपके स्पेक्ट्रा भी वरी करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन भी वरी करते हैं। ओके, बट इनको समझने से पहले, क्या आगे डिस्कस कराने से पहले मैं आपको रफली एक चीज दिखाती हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्टली आपको ये पता होना चाहिए लैम्डा मैक्स क्या होता है एंड ब्लू शिफ्ट क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होता है। देखो ये आपके सिलेबस में पर्टिकुलरली दिए नहीं है, बट ये चीज आपको नोन होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। तो देखो ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट से पहले हम लैम्डा मैक्स की बात कर लेते हैं। तो मैंने अभी आपको बता दिया लैम्डा मैक्स क्या होता है। लैम्डा मैक्स आपकी वो वैल्यू होती है, लैम्डा की वो वैल्यू होती है जहां पे एब्जॉर्प्शन आपका मैक्सिमम होता है। तो आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम इस रेंज पे है और इस पॉइंट पे आपको जो लैम्डा की वैल्यू मिलेगी इसी को आप बोलते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहा है डेफिनेशन पे, तो ये बोल रहा है लैम्डा मैक्स इज डिफाइंड एज अ व्हेन अ वेवलेंथ ऑफ अ लाइट करस्पॉन्डिंग टू अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इज कॉल्ड एज अ लैम्डा मैक्स। जब आपका वेवलेंथ जो लाइट का वेवलेंथ है वो कहां चले जाए, एब्जॉर्प्शन की मैक्सिमम वैल्यू पे चले जाए, तो वहां पे आप जो पॉइंट बोलेंगे उन्हीं को बोलेंगे लैम्डा मैक्स। तो ये तो आसान है, जहां पे आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो उसके
करस्पॉन्डिंग जो आपको लैम्डा मिल रहा है उसी को आप बोलते हैं लैम्डा मैक्स, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है सुनो, ये तो समझ गए ना। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, और देखो हमारा स्पेक्ट्रा कुछ ऐसे ही बनता है, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है वी नो दैट सॉल्वेंट यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ अ यूवी स्पेक्ट्रा, इफ वी चेंज द सॉल्वेंट द स्पेक्ट्रा ऑफ अ यूवी आल्सो अफेक्टेड एंड जनरली शो टू टाइप ऑफ शिफ्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये बोल रहा है हमको जैसे पता है कि अगर हम किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल का यूवी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहते हैं कुछ इस टाइप से, तो वहां पे हमने अपने सैंपल मॉलिक्यूल को किसके साथ ऐड करना होगा, सॉल्वेंट के साथ, बिकॉज सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है सैंपल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए। तो ये बोल रहे जब भी आप सैंपल मॉलिक्यूल के साथ सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो आपको क्या है, आपके स्पेक्ट्रा में थोड़ा सा शिफ्ट देखने को मिलेगा। जैसे हमने नीचे देखा हमारा सैंपल मॉलिक्यूल एसीटोन ही था, लेकिन हमने क्या किया, सैंपल मॉलिक्यूल के साथ साथ सॉल्वेंट को वरी करते हुए हमको यहाँ पे स्पेक्ट्रा में शिफ्ट देखने को मिला। एक बार हमारा स्पेक्ट्रा ज्यादा एनएम पे आया था, मतलब ज्यादा लैम्डा मैक्स पे आया था, एक बार कम में आया, तो हुआ क्या, यहाँ पर शिफ्टिंग हुई, ठीक है। शिफ्ट मतलब समझ में आ रहा, चेंज आया। चेंज मतलब आप बोल सकते हो आइदर डिक्रीज हुआ आइदर इंक्रीज हुआ। तो डिक्रीज होना और इंक्रीज होने को एक पर्टिकुलर टर्म से जाना जाता है, इसे बोला जाता है ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट, ठीक है। तो होता क्या है सुनेगा, ये टर्म ही आप आगे यूज करेंगे। तो ब्लू शिफ्ट का क्या मतलब होता है, तो ब्लू शिफ्ट मतलब होता है शॉर्टर लैम्डा मैक्स। शॉर्टर लैम्डा मैक्स मतलब देखिए, अगर आप बोल सकते हैं कि ट्रांजिशन के बाद, या फिर आप बोल सकते हो आपका एक सैंपल मॉलिक्यूल था और इस सैंपल मॉलिक्यूल का जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आ रही थी, सपोज वो 200 पे आ रही थी, ठीक है, सपोज के लिए बोल रही हूँ 200 पे आ रही थी, लेकिन क्या है, एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करने के बाद इसकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या है, 200 के बजाय 150 एनएम पे आ गई। इसका मतलब आप बोल सकते हैं कि जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है उसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो डिक्रीज होने के बदले अब आप जो टर्म यूज करेंगे, बोलेंगे यहाँ पे क्या आपने देखा, ब्लू शिफ्ट देखा। ब्लू शिफ्ट मतलब क्या होता है कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाना, शॉर्ट हो जाना। इतनी चीज क्लियर है। और लैम्डा मैक्स आप देखो यहाँ पे लैम्डा की यानी कि वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं और एनर्जी के करस्पॉन्डिंग भी बात कर सकते हैं। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी और एनर्जी क्या होती है, लैम्डा मैक्स की अपोजिट होती है। तो अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू छोटी हो रही है यानी कि डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी और फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आया। तो देखो यहाँ पे अब आपने डिक्रीज इंक्रीज का टर्म नहीं लगाना है, डिक्रीज के बदले आप बोलेंगे ब्लू शिफ्ट। ब्लू मतलब आप बोलेंगे डिक्रीज होना, ओके। और अगर आपको मैं बोलूं कि इनिशियली जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू थी वो 200 थी, लेकिन कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करने के बाद इसके लिए जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई वो आपकी 250 एनएम की आ गई। तो आप देख सकते हैं, आप बोलेंगे कोई सॉल्वेंट आपने ऐड किया अपने सैंपल पे और सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई, यानी कि 250 एनएम पे चलेगी। तो इंक्रीज हो गई नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे यहाँ पे आपने क्या देखा, रेड शिफ्ट देखी। आपने यहाँ पर को क्या देखी, रेड शिफ्ट देखी। तो रेड शिफ्ट का मतलब ही ये हो गया कि यहाँ पे लैम्डा मैक्स की वैल्यू में आपने इंक्रीमेंट देखा। अब देखो अगर लैम्डा मैक्स यानी कि लैम्डा की वैल्यू में इंक्रीमेंट देखा तो वेवलेंथ बढ़ेगी, तो एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर कहीं भी देखो कोई भी ट्रांजिशन, अभी मैं नीचे आपको दिखाऊंगी, आप कोई भी ट्रांजिशन कर रहे हो और ट्रांजिशन के टाइम पर देखो सपोज ने आपने एक ट्रांजिशन किया, ये आपका ट्रांजिशन है, ट्रांजिशन के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रा मिलेगा। तो देखो अगर आपने इस ट्रांजिशन कराया तो इनिशियली इस ट्रांजिशन की एनर्जी क्या थी, सपोज E1 थी, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से यहाँ पे जो ट्रांजिशन की एनर्जी होगी वो हो गई E2, यानी कि आप बोल सकते हैं E2 इज लेसर देन, आपको साफ साफ दिख रहा है E2 ट्रांजिशन के लिए जो एनर्जी है वो लेसर है E1 से। तो हम बोल सकते हैं कि इस E2 ट्रांजिशन में क्या हुआ, सॉल्वेंट ऐड करने के बाद इस E2 ट्रांजिशन में एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया। तो अगर एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया तो इसके अपोजिट क्या हो सकता है, एनर्जी को अगर हम लोग वेवलेंथ में बोले तो हम बोल सकते हैं वेवलेंथ की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया, और वेवलेंथ की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया मतलब रेड शिफ्ट। तो आपने क्या चीजों को रिलेट करते हुए समझना है, क्लियर आ रहा। तो देखो अभी मैं आपको नीचे एग्जांपल के थ्रू प्रॉपर्ली दिखाऊंगी, बस इतना बोलना चाह रही हूँ। तो ये तो आप याद कर लेंगे ना, ब्लू शिफ्ट क्या होता है, रेड शिफ्ट क्या होता है। आपने डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट के बदले ब्लू शिफ्ट रेड शिफ्ट बोलना है। बट ये भी बोलना चाह रही हूँ कि डायरेक्टली अगर आपको वेवलेंथ नहीं दिया, अगर आपसे एनर्जी के टर्म में बात की जाए तो आपको बोला जाए किसी ट्रांजिशन के लिए एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो आप सोच सकते हैं एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है। और वेवलेंथ कब बढ़ेगा, जब आपका रेड शिफ्ट होगा। तो आप कहीं से भी इसको रिलेट कर सकते हैं, वेवलेंथ के टर्म में, फ्रीक्वेंसी के टर्म में, एनर्जी के टर्म पे, ठीक है। इतना हुआ। तो ये बेसिक चीज मैंने आपको बतानी थी। तो देखो इसके थ्रू भी अगर मैं आपको बताऊं, ग्राफ के थ्रू भी, तो देखो अगर आप बोल सकते हैं सपोज लैम्डा मैक्स की वैल्यू, इनिशियल वैल्यू जो आपकी थी वो ये वाली पोजीशन पे थी, ठीक है, ये इनिशियल है, ये आपकी वैल्यू थी। लेकिन कोई सॉल्वेंट एक्स ऐड करने की वजह से, ये आपने सॉल्वेंट एक्स ऐड किया, इस सॉल्वेंट एक्स ऐड करने की वजह से क्या हुआ,
आपकी जो पीक है वो कुछ इस टाइप से आए, देखो कुछ इस टाइप से आए, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे अब आपको लैम्डा मैक्स की वैल्यू देखने को मिली। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो इनिशियल से ज्यादा है। आप देख सकते हैं लैम्डा मैक्स की वैल्यू में क्या थोड़ा इंक्रीमेंट आया। तो हम बोल सकते हैं अगर लैम्डा की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया तो वो क्या है, आपकी रेड शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे आपने लॉन्गर वेवलेंथ देखी। और सिमिलरली मैं बोलूँ अगर आपने कोई वाइट सॉल्वेंट को ऐड किया और वाइट सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो कुछ इस टाइप से आई। तो आप देख सकते हैं इस पॉइंट पर अगर लैम्डा मैक्स की वैल्यू आई तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में आपको डिक्रीमेंट मिला, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज हुई, इसका मतलब आप बोलेंगे यहाँ पे आपने क्या देखा, ब्लू शिफ्ट देखा। तो ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपने बस इन चीजों को माइंड पर रखना है। रेड मतलब बढ़ना, ब्लू मतलब घटना, ठीक है, इतनी चीज क्लियर आई। तो ये चीज आपने माइंड पर रखनी है। तो देखो अब मैं आपको पर्टिकुलरली बताती हूँ, इतना कर लेंगे ना। अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं कि सॉल्वेंट का एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ता है, थ्योरी के साथ लेते हुए चलती हूँ, एग्जाम्पल हम देखेंगे स्पेक्ट्रा वगैरह, देन प्रॉपर एग्जांपल देके बात को फिनिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब हम पर्टिकुलरली बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो सुनिएगा अब यहाँ पे क्या बोल रहा है। तो पहला आपका जो फैक्टर है वो है पोलरिटी का। तो देखिए आपके पास जो सॉल्वेंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। तो आपका यहाँ पे जो इफेक्ट है वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी है कि आपका जो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, आपका जो सॉल्वेंट है इनका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पोलरिटी। पोलरिटी जो है आपके सॉल्वेंट की वो अफेक्ट करती है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन को एक ग्रेटर वे पे, ठीक है। अब कैसे करती है आप सुनिएगा। तो पोलरिटी में आपने क्या लिखना है, तो फर्स्ट ये बोल रहा है सॉल्वेंट यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ अ सैंपल ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रा कैन बी ए टू टाइप्स, ठीक है। तो आप क्या जब भी किसी भी सैंपल मॉलिक्यूल के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहते हैं तो वहां पे आप क्या करते हैं, सॉल्वेंट को ऐड करते हैं। तो जनरली तो हमारे पास दो टाइप की सॉल्वेंट है, एक है पोलर और नॉन पोलर। तो पोलर और नॉन पोलर क्या है, डिफरेंट, दोनों ही आपके सॉल्वेंट है, लेकिन पोलरिटी के बेसिस पे क्या ये डिफरेंट टाइप से आपकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वैल्यू अगर अफेक्ट होती है तो ऑब्वियस सी बात है स्पेक्ट्रा भी डेफिनेटली अफेक्ट होगा। ओके, अब कैसे करती है ये आपको सुनना, और ये मैं बोल रही हूँ सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका पोलरिटी ही है। तो पोलरिटी पे हम ज्यादा फोकस करने वाले हैं। तो फर्स्टली क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोलरिटी प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन पोजिशन एंड द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। ये बोल रहा है जो आपके सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की क्या पोलरिटी है, ये क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये बताने के लिए कि आपका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा, जो आपका लैम्डा मैक्स बन रहा है, उसकी पोजीशन क्या होगी और उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पोलर सॉल्वेंट लाइक इथाइल अल्कोहल। तो देखो फर्स्टली ये पोलर सॉल्वेंट के बारे में बात कर रहा है कि पोलर सॉल्वेंट कैसे आपके एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की इंटेंसिटी एंड पोजीशन को अफेक्ट करता है। तो सुनेगा, तो सपोज के लिए एक पोलर सॉल्वेंट लिया हुआ है इथाइल अल्कोहल। तो ये बोल रहा है जनरली आपको पोलर सॉल्वेंट में क्या देखने को मिलेगा, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या फिर हेटेरो एटम देखने को मिलेगा। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हेटेरो एटम्स के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है, जनरली एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा की पोजीशन एंड इंटेंसिटी में चेंज आता है। जो मेन रीजन है वो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो होता क्या है, हम बोल सकते हैं जो आपके पोलर सॉल्वेंट होते हैं उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर आप बोल सकते हो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, अब होता क्या है, तो ये बोल रहा है does a non-bonded electron, एक मिनट, तो ये बोल रहा है does a non-bonded electron can form a solute solvent complex through a hydrogen bonding। तो एक्चुअल में होता क्या है, ये जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करता है, एक सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बना लेता है, यानी कि सॉल्यूट सॉल्वेंट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। सॉल्यूट क्या हुआ, सॉल्यूट हुआ आपका सैंपल, सॉल्वेंट जो आप ऐड कर रहे हैं, तो सॉल्वेंट के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये सॉल्यूट के साथ इंटरेक्ट करके कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और यहाँ पे जो आपका बॉन्ड बनता है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, जनरली इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में आपको शिफ्टिंग देखने को मिलती है, आइदर ब्लू शिफ्ट आइदर रेड शिफ्ट। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है हेंस अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंजुगेशन विद अ क्रोमोफोरिक ग्रुप। अब देखो एक और नया टर्म आपके साथ ऐड हुआ है, वो है क्रोमोफोरिक ग्रुप, और ये आपका इंपॉर्टेंट है। अभी ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफोरिक ग्रुप वगैरह क्या होते हैं इन पर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगी बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट यहाँ पे मैं जस्ट इतना बोल रही हूँ कि क्रोमोफोरिक ग्रुप क्या होता है। यहाँ लिखा है एनी कोवेलेंट अनसैचुरेटेड ग्रुप दैट शो ए कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन इन अ यूवी रीजन। तो क्रोमोफोरिक ग्रुप कोई भी आपके कोवेलेंटली अनसैचुरेटेड ग्रुप हो सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा साथ ही साथ अनसैचुरेटेड कंपाउंड होंगे, यानी कि वहां पे आपको थोड़ा कंजुगेशन एंड ऑल देखने
देखने को मिलेगा। और ये बोल रहा है दैट शो है एब्जॉर्प्शन इन अ यूवी रीजन, जो कि क्या है यूवी रीजन में अपना एब्जॉर्प्शन शो करता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे ग्रुप्स को आप क्या बोलते हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, कंजुगेशन बनाते हैं, कंजुगेशन क्रिएट कर देते हैं किसके साथ, क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ। बिकॉज क्रोमोफोरिक ग्रुप हमारा अनसैचुरेटेड ग्रुप है, तो अनसैचुरेटेड के साथ क्या होगा, कंजुगेशन बनेगा किसके थ्रू, ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के थ्रू, जिसकी वजह से क्या होता है, देयरफॉर द लैम्डा मैक्स वैल्यू इंक्रीजेस टू अ हायर वैल्यू। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। और हमने क्या बोला, हायर कब होगी, जब आप रेड शिफ्ट देखेंगे। हायर क्या होता है, रेड शिफ्ट। तो हम बोलेंगे कि नीचे क्या हुआ, रेड शिफ्ट हुआ, बिकॉज ऑफ पोलर सॉल्वेंट होता है। ये पोलर सॉल्वेंट में हेटेरो एटम होते हैं, आपके इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, किसके साथ, क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ। और कंजुगेशन क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, वहां पे आपको रेड शिफ्ट देखने को मिलता है, यानी कि आप बोल सकते हो लैम्डा मैक्स की वैल्यू में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये चीज आपने कहाँ देखा, पोलर में। तो हमेशा पोलर में यही चीज आएगा, ये आपको याद कर लेना है कि पोलर सॉल्वेंट में क्या क्या अंदर चलता है, कैसे कॉम्प्लेक्स बनता है, किस बॉन्ड के थ्रू कॉम्प्लेक्स बनता है, और कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपकी लैम्डा मैक्स की वैल्यू में क्या चेंज आता है। तो हमने जस्ट देख लिया कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, यानी कि वहां पर रेड शिफ्ट आपको देखने को मिलता है। इतना हुआ। नाउ अब आगे क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है ऑल्सो इन सीन दैट द पोलर सॉल्वेंट interact with the sample molecule diminish the hyperfine structure of UV spectra, that mean peaks become broader। तो देखो कितना आसान सा है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो जनरली ये चीज भी देखी जाती है। अब हमने ट्रांजिशन को तो देख लिया कि आपका जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो हायर में तो शिफ्ट हो जाएगी, बट उसके साथ साथ आपने क्या देखा, ये बोल रहा है जब भी हम पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं, तो पोलर सॉल्वेंट क्या करता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ यूवी स्पेक्ट्रा को क्या कर देता है, डिमिनिश कर देता है। डिमिनिश कर देता है मतलब हाइपरफाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स पे हमको नंबर ऑफ पीक्स मिलती हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पीक्स मिलती हैं ऐसे ऐसे, तो ये नंबर ऑफ पीक्स को क्या कर देता है, डिमिनिश कर देता है। तो ये सेपरेट सेपरेट पीक्स के बदले एक ब्रॉडर पीक आपको सामने देखने को मिलती है। तो हमने एक इमेज के थ्रू यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपका स्पेक्ट्रा है, इसमें आपका जो सैंपल मॉलिक्यूल है वो है फिनॉल, और आपने इसे किसके अंदर रखा हुआ है, इथेनॉल के अंदर, जो कि आपका पोलर सॉल्वेंट है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, इस फिनॉल का जो आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है वो कुछ इस टाइप का आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो पीक्स है वो आपकी हाइपरफाइन स्ट्रक्चर नहीं शो कर रही है। यहाँ पे अगर हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता तो नंबर ऑफ पीक्स मिलती, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या है, छोटी छोटी सी पीक्स देखने को मिल रही है, बट ऊपर वाले केस में छोटी छोटी सी पीक्स नहीं है। देखो ये तो दोनों जो स्पेक्ट्रा है ना, ये फिनॉल के लिए है। ओके, अभी देखो मैं समझाती हूँ, दोनों स्पेक्ट्रा आपके फिनॉल के लिए है, लेकिन फिनॉल एक बार आपने इथेनॉल यानी कि पोलर सॉल्वेंट में रखा है, एक बार नॉन पोलर सॉल्वेंट में रखा हुआ है। तो हमने क्या बोला, पोलर सॉल्वेंट की वजह से क्या होता है, आपका जो यूवी स्पेक्ट्रा है इसमें हाइपरफाइन स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है। तो हाइपरफाइन यानी कि छोटी छोटी पीक्स के बदले एक ही ब्रॉडर पीक आपको मिलती है। तो फिनॉल के लिए ही दोनों स्पेक्ट्रा है, लेकिन दोनों में आपके सॉल्वेंट वरी कर दिए। तो पोलर में क्या है, छोटी छोटी सी पीक्स क्या है, कंबाइंड होकर एक ब्रॉडर पीक में कन्वर्ट हो गई। तो ये स्पेक्ट्रा आप इसके लिए ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिनॉल इन इथेनॉल का केस है। लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होता है, तो ये बोल रहा है इन नॉन पोलर सॉल्वेंट डजंट मेक अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखो नॉन पोलर सॉल्वेंट में कोई आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनता हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, तो कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, जिसकी वजह से जो पोलर सॉल्वेंट है इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। जनरली कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता आपकी स्प्लिटिंग पे या फिर आपके स्पेक्ट्रा पे, जिसकी वजह से क्या आपको एज इट इज अपना फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो फाइन स्ट्रक्चर जो मिलता है उसी को हम बोलते हैं हाइपरफाइन पीक स्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हैं फिनॉल के लिए जब हमने इसे आइसोऑक्टेन में रखा, जो कि एक टाइप का नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हमको जो स्पेक्ट्रा मिला वो कुछ इस टाइप का मिला। इसमें आपको नंबर ऑफ फाइन स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ पीक्स देखने को मिली। तो हमने बोला ये हमको क्या मिला, एक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो देखो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से एक ही सैंपल मॉलिक्यूल के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। इतनी चीज क्लियर आई। तो फर्स्टली आपने ये पॉइंट यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब मैं आपको देखो, मैंने आपको थ्योरी डिस्कस करा दी, रीजन डिस्कस करा दिया। अब मैं पर्टिकुलरली आपको एग्जाम्पल पे लेके चलती हूँ। तो एग्जाम्पल हम जो लेने वाला है उस पर हमने जो कंपाउंड लिया है वो आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है। ये आपका
अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड है, ठीक है। अब हम क्या करने वाला है, इसको सॉल्वेंट में पुट करने वाला है। तो देखो जनरली अगर हम देखेंगे कि जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, पहले हम सिंपली देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सैंपल मॉलिक्यूल है। तो फर्स्टली आपको क्या ऑब्जर्व करना है, सैंपल मॉलिक्यूल में कितने टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं। अगर आप ट्रांजिशन निकाल लेंगे देन हम उसके बाद देखेंगे कि अगर हम पोलर सॉल्वेंट को इस कंपाउंड के साथ रख रहे हैं, सैंपल के साथ रख रहे हैं, तो क्या चेंज आपको देखने को मिल रहा है। फिर जब आप नॉन पोलर के साथ रख रहे हैं तो क्या चेंज आपको देखने को मिल रहा है। तो देखो ये आपका सैंपल मॉलिक्यूल है। अब बताइए इसमें कितने ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो देखो ये चीज मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे भी बताई थी, जहां मैंने ट्रांजिशन का केस बताया था। मैंने क्या बोला था, देखो होता क्या है, अगर आपको किसी भी कंपाउंड के अंदर पाई बॉन्ड भी मिल रहा है, साथ ही साथ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है, तो वहीं पे मैंने आपको बताया था कि जनरली आपको वहां पे दो टाइप के ट्रांजिशन मिलेंगे। फर्स्ट तो एक तो पाई टू पाई वाला मिलेगा क्योंकि पाई बॉन्ड है, तो एक तो आपको पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मिलेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से यहाँ पे आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगा, क्योंकि देखो इन्वॉल्वमेंट किसका है, एक पाई बॉन्ड का है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। अब आपके पास क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसको रिप्रेजेंट करता है, एन को, ये आपके नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है। तो जनरली हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि इस अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में दो टाइप के ट्रांजिशन पॉसिबल है, एक तो पाई स्टार ट्रांजिशन, एक एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, ठीक है। तो आपका जो ये कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उनमें जनरली ये दोनों ही ट्रांजिशन होते हैं, ये मैं आपको फोटो केमिस्ट्री पे भी डिस्कस करा चुकी हूँ, ठीक है। अब इन दोनों ट्रांजिशन में क्या इफेक्ट होगा अगर आप सॉल्वेंट को अफेक्ट करते हैं तो सुनिएगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग बात कर लेते हैं शिफ्ट ऑफ बैंड्स विद द सॉल्वेंट, यानी कि अगर हम लोग सॉल्वेंट की पोलरिटी को बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं, तो ये जो बैंड्स आए, ये जो आपके ट्रांजिशन है, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन, इनमें आपको क्या शिफ्ट देखने को मिल रहा है, रेड शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ब्लू शिफ्ट देखने को मिल रहा है, ये चीज अब हमने डिस्कस करनी है। तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको चीजें बताने वाली हूँ वो किसके बेसिस पे है, ऑन इंक्रीजिंग पोलरिटी, यानी कि अगर आप अपने सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करेंगे तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या चेंज आएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या चेंज आएगा। तो ये बोल रहा है विथ इंक्रीजिंग पोलरिटी, जैसे आपने पोलरिटी चेंज इंक्रीज की, पोलर सॉल्वेंट को ऐड किया नॉन पोलर के बदले, तो आपको क्या देखने को मिला, जो आपका एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है इसमें आपको ब्लू शिफ्ट देखने को मिला। ओके, अब ब्लू शिफ्ट मतलब आपको पता है लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट आने को क्या बोलते हैं, ब्लू शिफ्ट होना, या फिर आप बोल सकते हो एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट होने को वो आप क्या बोल सकते हो, ब्लू शिफ्ट। तो हम जनरली, अब इसका रीजन मैं नीचे दिखाऊंगी, अभी जस्ट थ्योरी सुनिएगा। ये बोल रहे हमको ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप अपने सॉल्वेंट की पोलरिटी बढ़ाएंगे, वहां पे जो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन है उसमें आपको ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगी। इसका रीजन क्या है, ये बोल रहा है सिंस द ग्राउंड स्टेट विद द टू इलेक्ट्रॉन रिसीव अ ग्रेटर स्टेबलाइजेशन देन द एक्साइटेड स्टेट, यानी कि सिंपली हम बोल सकते हैं बिकॉज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में जो ग्राउंड स्टेट है इसका ज्यादा स्टेबलाइजेशन मिला है कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। अब इसका मतलब क्या है, इसे मैं आपको नीचे डिस्कस कराऊंगी, पहले आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी देख लीजिए। तो ये बोल रहा है जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की पोलरिटी को इंक्रीज करेंगे तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, आपको रेड शिफ्ट देखने को मिलेगी। तो देखो वही चीज लिखा है, एज द सॉल्वेंट पोलरिटी इज इंक्रीज, जैसे जैसे आप सॉल्वेंट की पोलरिटी इंक्रीज करोगे तो जो आपका ये ट्रांजिशन है, ये जो आपका बैंड है, ये आपको क्या रेड शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो रेड शिफ्ट मतलब आपको पता है लैम्डा वैक्स की वैल्यू में इंक्रीमेंट होना और एनर्जी की वैल्यू में डिक्रीमेंट होना, इसे हम नीचे समझेंगे, ठीक है। अब क्यों मिलेगा, तो यहाँ पर लिखा है इसी का उल्टा केस। यहाँ पे क्या बोला था कि ग्राउंड स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबलाइज है कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज होती है कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। तो इसको हमने नीचे समझना है, इसका मतलब क्या बनता है। तो देखो बताया क्या गया, यहाँ पे आप देख सकते हो, और एग्जाम में आपने डायग्राम कुछ ऐसे ही बनाना है। तो फर्स्टली देखो एक साइड हमने अपने कंपाउंड का, जो आपने ऊपर कंपाउंड लिया था अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड, उसमें दो टाइप के ट्रांजिशन होते हैं, दोनों को आपने एज इट इज लिखा, एक साइड एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एक बार पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो हमने क्या किया, देखो हमने क्या किया, पहले ये एनर्जी लेवल्स बताए, ये आपका एन इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, ये आपका पाई, और इनके बीच में आपका ट्रांजिशन होगा, ठीक है। और ये आपका एन है, ये आपका पाई है, लेकिन हमने क्या किया है, ये नॉन पोलर का बनाया है, ये पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जब आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट था तो ट्रांजिशन ऐसा गया, जब आपका पोलर सॉल्वेंट था तो ट्रांजिशन ऐसा गया, ठीक है। सेम हमने यहाँ भी किया है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पे आपके दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल है, पाई टू पाई स्टार, ट्रांजिशन पाई टू पाई स्टार हो रहा है, लेकिन पहला जो ट्रांजिशन है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है, दूसरा जो ट्रांजिशन है वो पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में है। इसे हमने ऐसे इसलिए लिखा है बिकॉज हमको ये क्या है, एनर्जी डिफरेंस बताएगा जब भी हम पोलर से नॉन पोलर में जाए, ठीक है। अब क्या बता रहा है सुनेगा। तो फर्स्टली हर्ष ने बोला कि एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, तो हमने साफ साफ देखा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमने बोला ब्लू शिफ्ट होगा, ब्लू शिफ्ट मतलब लैम्डा मैक्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसने क्या बोला था, यहाँ पे आपकी जो ग्राउंड स्टेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज है कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब क्या है, सपोज कीजिए हमने नॉन पोलर की बात नहीं की है, मैंने यहाँ पे क्या बोला, जैसे जैसे आप पोलरिटी इंक्रीज कर रहे हैं,
क्या हो रहा है, ग्राउंड स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबलाइज हो रही है एक्साइटेड स्टेट के कंपेयर में। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो सपोज कीजिए ये आपके दो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन थे, मतलब ये आपके इलेक्ट्रॉनिक लेवल थे N2 पाई स्टार, और ये नॉन पोलर के लिए ये आपके स्टेबलाइज है, ये फिक्स है, ठीक है। अब आपने इसे क्या किया, इस सॉल्व यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया उसे नॉन पोलर से धीरे धीरे पोलर में कन्वर्ट किया। तो पोलर में कन्वर्ट करते करते क्या होगा, बोला ग्राउंड स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगी। स्टेबलाइज हो जाएगी मतलब इसके लिए एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। आपको पता है यहाँ पे आपका क्या रहता है, इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स रहते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स रहते हैं, यहाँ पे आपकी एनर्जी रहती है। तो हमने क्या बोला, आपकी एनर्जी में क्या होगा, आपका जो ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड हुआ, ये एक्साइटेड हुआ, ये क्या हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, यानी कि आपने यहाँ पर को एनर्जी में डिक्रीमेंट देखा, क्योंकि जितना कम एनर्जी उतना ज्यादा ये स्टेबल, तो ये नीचे को शिफ्ट हुआ। और साथ ही साथ ये वाला भी लेवल भी, यानी कि जो आपका पाई स्टार एक्साइटेड लेवल है, ये भी थोड़ा नीचे शिफ्ट होगा, थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पोलर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, हमने इसी को थोड़ा नीचे लिया। बट हमने ये दिखाया कि यहाँ पे भी आपका क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट हुआ, और यहाँ पे भी थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ। लेकिन अगर आप ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट को कंपेयर करेंगे तो ग्राउंड स्टेट आपकी ज्यादा स्टेबलाइज है और एक्साइटेड स्टेट आपकी कम स्टेबलाइज है। ओके, तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंपली देखो इसको इरेज कर देती हूँ। हमने यहाँ पे क्या देखा, सिंपली जब हमने यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस निकाला, दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस निकाला, तो हमको मालूम पड़ा जब आपने जब आपका N2 पाई स्टार ट्रांजिशन था इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो जो एनर्जी डिफरेंस था वो आपका डेल्टा E1 था। और जब आपने पोलर सॉल्वेंट यूज किया तो आपको जो एनर्जी डिफरेंस मिला वो क्या मिला, डेल्टा E2। तो अगर आप एनर्जी डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा जो E2 का एनर्जी डिफरेंस है वो ज्यादा है कंपेयर टू E1। क्यों है, क्योंकि देखो मैं वही तो बोल रही हूँ, पोलर सॉल्वेंट जब आपने ऐड किया तो आपका जो ये ग्राउंड स्टेट है वो ज्यादा स्टेबलाइज हुई। ज्यादा स्टेबलाइज हुई मतलब ये ज्यादा नीचे को शिफ्ट हो गई, समझ में आया, ये ज्यादा नीचे को चले गई। क्यों, क्योंकि ये स्टेबलाइज है। स्टेबलाइज कब होगा, जब इसके लिए एनर्जी की वैल्यू कम होगी। तो जितनी नीचे जाएगी उतनी एनर्जी की वैल्यू कम, तो ये आपकी थोड़ी ज्यादा नीचे शिफ्ट होगी कंपेयर टू दिस। मतलब इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये नॉन पोलर की रिस्पेक्ट में, ये पोलर की रिस्पेक्ट में, लेकिन ग्राउंड लेवल को हमने थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया, क्योंकि ये आपका क्या हुआ, पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आके ज्यादा स्टेबलाइज हो गई। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये जो गैप था वो अब थोड़ा बढ़ गया, समझ में आया। पोलर सॉल्वेंट के केस में ये जो गैप था, एनर्जी गैप, जो दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल्स के बीच का गैप था, ये थोड़ा सा बढ़ गया। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे E2 जो है वो ग्रेटर है E1 के कंपेयर में। इतनी चीज क्लियर आई। अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं बोल सकती हूँ E पोलर इज ग्रेटर देन E नॉन पोलर, यानी कि जो एनर्जी डिफरेंस है दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल में वो पोलर सॉल्वेंट के केस में ज्यादा हुआ है कंपेयर टू नॉन पोलर सॉल्वेंट। और हमको पता है एनर्जी और वेवलेंथ को अगर हम आपस में रिलेट करें तो जितना ज्यादा एनर्जी होता है उतना कम वेवलेंथ होता है। तो मैं इसी का उल्टा कर दूंगी, अगर आपके पोलर सॉल्वेंट पे एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ पोलर सॉल्वेंट के केस में कम होगी और नॉन पोलर के केस में ज्यादा होगी। तो वेवलेंथ की वैल्यू कम होना मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ की वैल्यू में कम होना, डिक्रीमेंट आना, मतलब क्या हुआ, ब्लू शिफ्ट। तो हमने क्या बोला था, यहाँ पे हमको हमको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, ब्लू शिफ्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए हमको यहाँ पे ब्लू शिफ्ट मिला, साफ साफ मिला। एनर्जी की वैल्यू बढ़ी लेकिन लैम्डा की वैल्यू क्या हुई, डिक्रीज हुई। और पोलर सॉल्वेंट के केस में आपने जस्ट देखा कि नॉन पोलर से अब जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ाते गए तो पोलर सॉल्वेंट ऐड करते करते एनर्जी की वैल्यू में इंक्रीमेंट आया लेकिन लैम्डा की वैल्यू में डिक्रीमेंट आया, जिसकी वजह से पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में ब्लू शिफ्ट आपको देखने को मिली। इतनी चीज क्लियर आई। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा ना, मैं देखो थोड़ा सा वापस से रिपीट कर रही हूँ। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में सॉल्वेंट जो आपने एक सॉल्वेंट तो पहले आपने ऐड किया था, लेकिन उस सॉल्वेंट सपोज X था, तो इस सॉल्वेंट की अगर हम पोलरिटी बढ़ाते चले तो वहां पे आपके N2 पाई स्टार ट्रांजिशन या फिर पाई2 पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या शिफ्ट आ रहा है। तो हमने देखा इनिशियली नॉन पोलर था, पोलरिटी बढ़ाना मतलब इनिशियली नॉन पोलर था, तो ट्रांजिशन आपका N2 पाई स्टार में जब था तो उनके बीच के दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल के बीच की एनर्जी थी E1। लेकिन जैसे हम नॉन पोलर को पोलर में शिफ्ट कर दिए तो यहाँ पे इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल की एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, बिकॉज मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आपका ब्लू शिफ्ट होता है। ब्लू शिफ्ट क्यों होता है, क्योंकि आपको जनरली N2 पाई स्टार ट्रांजिशन में ये देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे आप पोलर सॉल्वेंट को ऐड करोगे वैसे वैसे क्या है, ग्राउंड स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होगी, और बढ़ेगी, यानी कि ग्राउंड स्टेट आपकी और स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी कि ये वाला लेवल और नीचे को शिफ्ट होगा जैसे जैसे आप पोलर सॉल्वेंट ऐड करेंगे। तो देखो इसको तो सपोज कीजिए मैंने एज इट इज लिख लिया, लेकिन ये तो मेरा डाउन चला गया। अगर ये मेरा डाउन चले जाएगा तो ये गैप तो खुद ब खुद बढ़ जाएगा। तो ये गैप बढ़ेगा तो हम बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट के केस में जो E2 है, यानी कि जो दो इलेक्ट्रॉनिक लेवल का गैप है वो आपका क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अगर पोलर सॉल्वेंट में एनर्जी ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लैम्डा तो कम होगा, और लैम्डा अगर कम हो गया तो हमको क्या मिलेगी, ब्लू शिफ्ट, यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू में डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा।
इतनी चीज क्लियर आई तो कितना आसान था। सिमिलरली क्या है, अगर आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो देखो ये चीज उल्टा हो जाएगा। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में हमने क्या बोला, उल्टा होगा। कैसे होगा, इसने बोला जो एक्साइटेड स्टेट है अब वो आपकी ज्यादा स्टेबलाइज होगी कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, यानी कि आपकी जो एक्साइटेड लेवल थी, जैसे ये आपकी एक्साइटेड लेवल है, ये आपकी स्टेबलाइज हो रही है, मतलब इसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट। देखो यहाँ पे आपका एनर्जी रहता है तो ये स्टेबलाइज हो रहा है, मतलब इसकी एनर्जी में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये आपकी एज इट इज है, ये जैसी थी इसको मैं दोबारा ड्रॉ करूंगी बट उसी लेवल पे करूंगी जितने में ये थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चली गई, इसकी वैल्यू में आपको क्या देखने को मिला, डिक्रीमेंट, यानी कि वो ये सपोज यहाँ लेवल पे चलेगी। तो देखो ये जो गैप है ये आपका कम हो गया, तो अगर एनर्जी की वैल्यू कम हो जाएगी तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर को रेड शिफ्ट। तो हमने यहाँ पे बोला ना हमको क्या मिलेगा, रेड शिफ्ट। समझ में आया, तो इसको मैं नीचे एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनेगा। तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, तो देखो ये बोल रहा है पाई टू पाई स्टार आपने ट्रांजिशन लिखाया। इनिशियली आपका जो सॉल्वेंट था वो नॉन पोलर था, तो सपोज नॉन पोलर के केस में इन दोनों इलेक्ट्रॉनिक लेवल का जो डिफरेंस था वो कितना था, इवन था। अब आपने क्या किया, जैसे जैसे पोलरिटी बढ़ाई, तो हमने पढ़ा पोलरिटी बढ़ाने की वजह से जो आपकी एक्साइटेड स्टेट है ये ज्यादा स्टेबलाइज होगी। ज्यादा स्टेबलाइज होगी मतलब आप देख सकते हैं पहले आपकी एक्साइटेड स्टेट, देखो इसको अगर मैं आगे लेके चलूं इस लेवल पे है, देखो इस लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या एक्साइटेड स्टेट को थोड़ा और नीचे शिफ्ट कर दिया। यहाँ भी पोलर सॉल्वेंट था लेकिन एक्साइटेड स्टेट पोलर सॉल्वेंट में यहाँ पे आई, लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया, जब हमने पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किया पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एक्साइटेड स्टेट को और नीचे कर दिया। क्यों, क्योंकि हमने बोला कि जब भी आप पोलर सॉल्वेंट का यूज करते हैं तो उस केस में पर्टिकुलरली जब पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है तो वहां पे आपका जो एनर्जी लेवल रहता है, एक्साइटेड लेवल रहता है, वो और ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। तो ज्यादा स्टेबलाइज होने का मतलब क्या हुआ कि इसकी एनर्जी की वैल्यू में क्या आना, डिक्रीमेंट आना, तो इसे हमने थोड़ा और नीचे खिसका लिया, ठीक है, इसे और नीचे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर आप इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो ग्राउंड स्टेट आपकी एज इट इज है, और वैसे भी मुझे क्या है ग्राउंड स्टेट को थोड़ा और ऊपर कर लेना चाहिए था, बिकॉज ग्राउंड स्टेट में आपका कोई भी चेंज नहीं आ रहा, ग्राउंड स्टेट आपके स्टेबलाइज नहीं हो रही, ग्राउंड स्टेट जैसी थी वैसी है, लेकिन कौन स्टेबलाइज हो रही है, एक्साइटेड स्टेट। तो एक्साइटेड स्टेट स्टेबलाइज हो रही है, मतलब एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू में एनर्जी में, एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी में क्या हो रहा है, डिक्रीमेंट आ रहा है। तो आप देख सकते हैं अगर एक्साइटेड स्टेट में डिक्रीमेंट आ रहा है तो ग्राउंड स्टेट एज इट इज है, लेकिन इनके बीच का जो डिफरेंस निकालेंगे अब वो कम हो जाएगा, बिकॉज जी वाला लेवल तो नीचे आ गया है। तो ये जो डिफरेंस है E2 ये आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। समझ में आया, तो ये चीज आपने माइंड पर रखनी है। अब हुआ क्या, हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका पोलर सॉल्वेंट है E2, यानी कि पोलर सॉल्वेंट में E2 यानी कि एनर्जी की वैल्यू क्या है, कम है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि ई पोलर यानी कि पोलर की एनर्जी कम है कंपेयर टू ई नॉन पोलर। तो एनर्जी कम है यानी कि लैम्डा तो ज्यादा होगा, तो लैम्डा पोलर क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू लैम्डा नॉन पोलर। तो हम बोल सकते हैं पोलर सॉल्वेंट की केस में जब भी हमने पोलर सॉल्वेंट ऐड किया तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में एनर्जी की वैल्यू में तो डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन आपके लैम्डा की वैल्यू में इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ गई, तो हमको क्या मिला, रेड शिफ्ट। तो कितना आसान है, जस्ट देखो आपने सिर्फ 2 पॉइंट माइंड पर रखने हैं। अगर आप क्या कर रहे हैं N2 पाई स्टार ट्रांजिशन करा रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, एक्साइटेड लेवल पोलरिटी को बढ़ाते बढ़ाते, पोलर सॉल्वेंट को बढ़ाते बढ़ाते एक्साइटेड स्टेट में आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा, एक्साइटेड स्टेट एज इट इज रहेगी, लेकिन ग्राउंड स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी, यानी कि ग्राउंड स्टेट थोड़ा नीचे चले जाएगी, ठीक है। लेकिन जब भी आप क्या करेंगे, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन करेंगे और पोलरिटी को बढ़ाएंगे तो आपकी ग्राउंड स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, बट क्या एक्साइटेड स्टेट थोड़ी नीचे शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से पहले केस में तो ग्राउंड स्टेट नीचे आने की वजह से क्या हुआ, ये गैप बढ़ गया, लेकिन दूसरे केस में एक्साइटेड स्टेट नीचे आने की वजह से ये गैप क्या हो गया, कम हो गया। तो एक बार एनर्जी बढ़ी, एक बार एनर्जी घटी, एनर्जी बढ़ी तो लैम्डा घटा, एनर्जी घटी तो लैम्डा बढ़ा। तो जब लैम्डा की वैल्यू कम हुई तो हमें मिला ब्लू शिफ्ट, जब लैम्डा की वैल्यू बढ़ गई तो हमको क्या मिला, रेड शिफ्ट। इतनी चीज क्लियर है, होप आप कंफ्यूज नहीं हुए होंगे। तो इतनी चीज क्लियर है, तो देखो इतना सा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे बताना था, आसान था, तो आपने एग्जाम में कुछ इस तरीके से चीजों को ऐड करके आना है, इतना कर लेंगे। तो देखो ये हमारा पोलरिटी का कॉन्सेप्ट था, तो हमने देखा पोलरिटी को ऐड करते हुए क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, स्पेक्ट्रा की भी बात की, एक एग्जांपल भी हमने डिस्कस किया। अब पोलरिटी के बाद नेक्स्ट आता है आपका प्योरिटी ऑफ सॉल्वेंट, ये भी एक फैक्टर रहता है कि सॉल्वेंट की प्योरिटी कैसी है। तो बस छोटा सा यहाँ पे आपने लिखना है, ये बोल रहा है प्यूरिफाइड एंड सर्टिफाइड सॉल्वेंट फॉर ए स्पेक्ट्रोस्कोपी शुड बी यूज एज वी लुकिंग फॉर द स्मूथ एब्जॉर्प्शन कर्व ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बोल रहा है अगर आप एक स्मूथ एब्जॉर्प्शन कर्व देखना चाह रहे हैं, एक प्रॉपर एब्जॉर्प्शन कर्व देखना चाह रहे हैं, तो आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर वो ही सॉल्वेंट ऐड करनी चाहिए जो प्यूरिफाइड हो और सर्टिफाइड हो, ऐसे सॉल्वेंट ही आप ऐड कीजिए। अगर अदरवाइज इसके अलावा कोई आप सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो आपको आपका एब्जॉर्प्शन कर्व क्या है, स्मूथ नहीं मिलेगा। ये जस्ट आपका एक बेसिक पॉइंट है, ठीक है। तो इतना कर लेंगे। तो देखो हमने सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात कर ली, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किस टाइप का हमारा आइडियल सॉल्वेंट
रहता है, मतलब किस टाइप का सॉल्वेंट जनरली हमको यूज करना चाहिए अगर हमसे कोई पूछे तो किस टाइप का सॉल्वेंट हमको यूज करना चाहिए अगर हमको एक प्रॉपर स्पेक्ट्रा चाहिए, प्रॉपर क्वालिटी एंड शेप ऑफ स्पेक्ट्रा चाहिए, तो उसको आप देखिएगा। ओके तो देखिए अब हम आगे बात करते हैं। अब हम देख लेते हैं आइडियल सॉल्वेंट क्या होते हैं, यानी कि किस टाइप के सॉल्वेंट को आपने जनरली यूज करना चाहिए जब भी आप यूवी स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं। देन उसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी बताऊंगी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट की। तो पहले आप देख लो आइडियल सॉल्वेंट आपके क्या रहते हैं। तो आइडियल सॉल्वेंट के लिए कुछ 5 कंडीशंस हैं, आपका जो सॉल्वेंट है वो इस 5 कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। तो पहली चीज ये बोल रहा है द सॉल्वेंट शुड नॉट एब्जॉर्ब द यूवी लाइट इन अ रीजन वेयर द आवर सैंपल इज एब्जॉर्बिंग एल्स पीक विल बी ओवरलैप। तो ये क्या बोल रहा है, तो पहली कंडीशन तो ये है कि ये जो आप अपना सॉल्वेंट ले रहे हैं ये सॉल्वेंट क्या है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा सॉल्वेंट आपने लेना है जो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करे, बिकॉज अगर आपका सॉल्वेंट ही यूवी लाइट को एब्जॉर्ब कर देगा तो सॉल्वेंट के लिए भी कुछ ना कुछ आपको एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। तो सैंपल के लिए भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा, आपके सॉल्वेंट के लिए भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा आएगा। तो दोनों जो आपके एब्जॉर्प्शन की पीक है वो क्या कर जाएंगी, ओवरलैप कर जाएंगी, जिसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा खराब हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तो हमने ऐसे सॉल्वेंट को प्रेफर करना है जो आपकी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना कर पाए। अगर वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगी ही नहीं तो उसके लिए आप स्पेक्ट्रा देख ही नहीं पाएंगे। ओके तो हमारा स्पेक्ट्रा डिस्टर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है सॉल्वेंट शुड नॉट इंटरैक्ट केमिकली विद द सैंपल मॉलिक्यूल इवन ए स्मॉल हाइड्रोजन बॉन्ड पोजीशन एंड इट्स फिट। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि हमारा जो सॉल्वेंट है इसका नेचर ऐसा होना चाहिए कि ये केमिकली आपके सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट ना करे। क्यों ना करे, क्योंकि देखिए आपने जब अभी आगे देखा जब हम लोग पोलर सॉल्वेंट ले रहे थे तो पोलर सॉल्वेंट क्या कर रहे थे, आपके सॉल्यूट के साथ इंटरैक्ट कर रहे थे, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन हो रहा था बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसके थ्रू क्या हमारा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाता रहा, हमारा हाइपरफाइन स्ट्रक्चर जो पीक्स आ रही थी वही हमारी डिस्टर्ब हो जा रही थी, उनके बदले हमें एक ब्रॉडर पीक देखने को मिल रही थी। तो देखो एक सिंपल से हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, हाइड्रोजन इंटरेक्शन की वजह से आपके स्पेक्ट्रा में डिस्टर्बेंस आपने देखा पोलर सॉल्वेंट की वजह से। तो आपसे यही बोल रहा है कि आप ऐसे केमिकल ऐसे सॉल्वेंट लीजिए जो केमिकली क्या है आपके सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट ना करे, क्योंकि हम आगे ऑलरेडी देख चुके हैं कि अगर आपका सॉल्वेंट पोलर था तो उसने सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट किया और वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने क्या आपकी जो स्पेक्ट्रम में हाइपरफाइन स्पेक्ट्रा की जो पीक्स बनी थी उनको अफेक्ट कर दिया और उनको क्या कर दिया, ब्रॉडर कर दिया, उनकी पीक्स को क्या कर दिया, ब्रॉडर कर दिया। तो हम बोल सकते हैं अगेन आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो हमको ये चीज भी माइंड पर रखनी कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो केमिकली भी हमारे सैंपल मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट ना करे। ओके अब नेक्स्ट पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, थर्ड कंडीशन क्या है, ये बोल रहा है इफ पॉसिबल अवॉइड द यूज ऑफ पोलर सॉल्वेंट एज दे इंटरेक्ट विद द क्रोमोफोरिक ग्रुप। तो ये बोल रहा है जितना हो पाए ना हमको क्या करना है, हमारे पोलर सॉल्वेंट को अवॉइड करना है यूज करने से। मतलब हम नॉन पोलर सॉल्वेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमने आगे भी देखा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट का ज्यादा कुछ असर नहीं पड़ता है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट के पास कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है जो क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ कंजुगेशन में आए। लेकिन आपके पोलर सॉल्वेंट के पास क्या होता है, हेटेरो एटम होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं जिनके ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ कंजुगेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू में आपको चेंज देखने को मिलेगा। अब ये जो फैक्टर्स है कंजुगेशन वगैरह, ये जो फैक्टर्स है इनको हम आगे पढ़ेंगे, उन फैक्टर्स पे अभी हमने बात नहीं करनी है, जस्ट रफली इतना मैंने आपको बता दिया। क्रोमोफोरिक ग्रुप हम पढ़ेंगे, वहां मैं आपको इनको बहुत अच्छे तरह से एक्सप्लेन करूंगी। अभी जैसे हम इतनी चीज बात करें कि पोलर सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से क्या हो रहा है, आपके जो पोलर सॉल्वेंट में हेटेरो एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ कंजुगेशन क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से लैम्डा मैक्स की वैल्यू अफेक्ट हो रही है, इट मींस हमारा एब्सॉर्प्शन अफेक्ट हो रहा है। इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि पोलर सॉल्वेंट को जितना हो पाए उतना अवॉइड ही करो। ओके अब फोर्थ पॉइंट आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है इट शुड नॉट इटसेल्फ एब्जॉर्ब अ रेडिएशन इन अ रीजन अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो वो एक चीज जो हमने आगे बोला, ऐसा ना हो कि आपका जो सॉल्वेंट है वो खुद ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहा है और आपको उसका अपनी स्पेक्ट्रा के पीक दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमको सॉल्वेंट से मतलब नहीं है, सॉल्वेंट तो जस्ट आपके सैंपल को स्टेबलाइज करने के लिए है। सॉल्वेंट को हमको ऐसा सॉल्वेंट चाहिए जिसको जो क्या है कोई भी यूवी लाइट को एब्जॉर्ब ना करे और अपना स्पेक्ट्रा ड्रॉ ना करे। तो हमको कुछ ऐसे सॉल्वेंट ही लेने। ओके अब लास्ट पॉइंट, लास्ट कंडीशन क्या बोल रही है,
ये बोल रहा है इट शुड बी ए लेस पोलर सो द मिनिमम इंटरेक्शन विद द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। तो ये वही चीज जो हमने यहाँ पे थर्ड पॉइंट पढ़ा कि आपका जो सॉल्वेंट है वो कैसा होना चाहिए, लेस पोलर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना कम वो पोलर होगा उतना कम आपको इंटरेक्शन देखने को मिलेगा सॉल्यूट मॉलिक्यूल के साथ या फिर क्रोमोफोरिक ग्रुप के साथ, और जितना कम इंटरेक्शन होगा उतना ही क्या आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू अफेक्ट होगी, उतनी ही कम आपके लैम्डा मैक्स की वैल्यू अफेक्ट होगी। तो हमने क्या है, अगर आप सॉल्वेंट को चूज कर रहे हो अपने सैंपल मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करने के लिए, तो ये फॉलोइंग पॉइंट्स को आप अपने माइंड पर रखिएगा कि हाँ ये पॉइंट्स हमने माइंड पर रखते हुए अपने सॉल्वेंट को चूज करना है। तो हमारे आइडियल सॉल्वेंट की कंडीशंस ये रहती है। ओके, अब लास्टली एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो, अब बात कर लेते हैं चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। तो देखो कौन सा सॉल्वेंट आप यूज करेंगे, हमने आइडियल कंडीशंस तो पढ़ ली, अब यहाँ भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो सुनेगा ये पॉइंट्स आपको क्या बोल रहे हैं। तो ये लिखा है फर्स्टली द मोस्ट कॉमनली यूज सॉल्वेंट इज 95% ऑफ इथेनॉल। तो ये बोल रहा है सबसे ज्यादा जो कॉमनली यूज किया जाने वाला आइडियल सॉल्वेंट है वो है आपका 95% ऑफ एथेनॉल, यानी कि 95% ऑफ एथेनॉल को आप एक आइडियल सॉल्वेंट की तरह जनरली यूज करते हैं अगर आप कोई भी सैंपल मॉलिक्यूल का यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब क्यों करते हैं, इसमें ऐसी क्या खास बात है? तो तीन इसके कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, इन तीन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे हम 95% ऑफ इथेनॉल को सबसे ज्यादा कॉमनली यूज किया जाने वाला सॉल्वेंट कंसीडर करते हैं। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट इज चीप, सस्ता है, सबसे बढ़िया। सेकंड क्या है, हैज अ गुड डिसॉल्विंग पावर, इसकी क्या होती है, डिसॉल्विंग पावर भी बढ़िया होती है। थर्डली क्या है, इट डज नॉट एब्जॉर्ब द रेडिएशन अबव 210 nm। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका जो ये सॉल्वेंट है 95% ऑफ इथेनॉल, ये 210 nm के बाद अगर वेवलेंथ 210 nm तक रीच कर गई है उसके बाद इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता, ये क्या है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है। तो हम बोल सकते हैं कि ये अगर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करती है तो ये अपने लिए स्पेक्ट्रा दिखाएगी नहीं, और स्पेक्ट्रा अगर इसका आपको मिलेगा नहीं तो आपको सिर्फ सैंपल मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा मिलेगा, तो जिसकी वजह से आपको क्या है, कोई भी डिस्टर्बेंस यहाँ पे क्रिएट होते हुए नहीं दिखेगा। तो इन तीन कैरेक्टरिस्टिक की बेसिस पे हम 95% ऑफ इथेनॉल को एक आइडियल सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। इसके अलावा तीन और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये बोल रहा है इन चूजिंग अ सॉल्वेंट consideration must be given not only its transparency but also to its possible effect on a absorbing system। तो देखो ये चीज मैंने आपको पहले भी बोली है कि आपका जो ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, जो आपका ट्रांसपेरेंट सिस्टम होता है, ये कोई भी लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। ये चीज हमने बेयोस-लैम्बर्ट लॉ पर डिस्कस की थी कि अगर आपका मीडियम ट्रांसपेरेंट है तो जितनी लाइट आप इंसिडेंट डालेंगे उतनी ही आपको ट्रांसमिटेड होती हुई मिलेगी, यानी कि नो एब्जॉर्प्शन, कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये बोला जब भी आप सॉल्वेंट को चूज करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप कंसीडरेशन अपने माइंड पर सिर्फ इस बात को रख रहे हो कि आपका सॉल्वेंट ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट के साथ साथ आपने उसकी और कैरेक्टरिस्टिक को भी माइंड पर रखते हुए चलना है। अब आगे ये बोल रहा है देयर आर अदर सॉल्वेंट व्हिच आर ट्रांसपेरेंट अबव 210 nm। तो जैसे हमने पढ़ा कि 95% ऑफ इथेनॉल जो है वो 210 nm के बाद कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करता। तो ये 95% इथेनॉल के साथ साथ ऐसे बहुत सारे सॉल्वेंट हैं जो क्या है 210 nm के बाद कोई भी रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि उन सारे सॉल्वेंट को ही हम एक आइडियल सॉल्वेंट कंसीडर करें, क्योंकि देखो उनमें और कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक तो है कि वो क्या है 210 nm के बाद कोई भी रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं, बट इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी तो फुलफिल करनी है। तो वो कंडीशंस उनमें नहीं है, जैसे आपका बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनको आप यूज नहीं कर सकते हो एज अ सॉल्वेंट। तो इनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक तो है, ये क्या कर सकती है, 210 nm के बाद कोई भी रेडिएशन को अब्जॉर्ब नहीं कर रही है, जैसे 95% ऑफ इथेनॉल भी नहीं करता है। लेकिन उसके अलावा क्या है, इनके पास और कैरेक्टरिस्टिक नहीं है जिनके बेसिस पर हम इसे एक आइडियल सॉल्वेंट बोले। तो हमारा बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इनको हम कभी भी आइडियल सॉल्वेंट कंसीडर नहीं कर सकते, ना हम इनको एज अ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं अगर हमने कोई भी सब्सटेंस का, कोई भी सैंपल मॉलिक्यूल का यूवी विजुअल स्पेक्ट्रा ड्रॉ करना है। तो ठीक है, तो ये हमारे सॉल्वेंट की चॉइस और सॉल्वेंट के आइडियल कंडीशंस भी हो गई। तो ये सारी चीजें आपने डिस्कस करनी है किसके अंदर, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट इन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। होप आपके लिए लेक्चर हेल्पफुल रहे। तो यहाँ तक हमने बात करनी थी, तो लेक्चर का जो ये पीडीएफ नोट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे शेयर कर दूंगी और लास्ट के लेक्चर्स भी कर दूंगी, तो आपको अगर नीड है तो आप देख लीजिएगा। बाकी जाते जाते अगर लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज लेक्चर को लाइक करते हुए जाइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।